नमस्कार बच्चों, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नितिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्रोमोसोम वॉकिंग या गुणसूत्र गमन। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम इसे क्रोमोसोम वॉकिंग जो कि रेड कलर में आपको दिखाया गया है, उससे पहले का सारा पोर्शन पढ़ चुके हैं। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था टेक्निक्स ऑफ जीन मैपिंग। तो यही जो गुणसूत्र का मानचित्रण मैंने आपको समझाया था, तो ये भी एक तरीका है गुणसूत्रों के मानचित्रण का। क्रोमोसोम वॉकिंग, जो बड़े गुणसूत्र होते हैं उसके मानचित्र में किस प्रकार ये सहायता करता है, या फिर किसी टारगेट जीन को लोकेट करना है आपको। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पता करना है कि किसी को कैंसर है, तो कैंसर का जीन किस लोकेशन पे मौजूद है, या फिर कोई और ऐसी बीमारी है, या जो भी जीन आपको टारगेट जीन को लोकेट करना है, उसका पता लगाना है कि उसका एड्रेस कहाँ है, गुणसूत्रों पर कहाँ पाया जाता है, तो उसके लिए हम ये तकनीक काम में ले सकते हैं। क्रोमोसोम वॉकिंग को हम कहते हैं गुणसूत्र गमन। जो इसका नाम बता रहा है उससे आप समझ पा रहे हैं कि गुणसूत्र का चलना। तो यहाँ पे गुणसूत्र किस प्रकार से चल रहा है, गुणसूत्र वास्तविकता में नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें एक चलने वाली स्टेप बाय स्टेप एक जो कदम चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वह अपनाई जाती है, तो इसीलिए इसे कहते हैं गुणसूत्र गमन या क्रोमोसोम वॉकिंग। एक और तकनीक है जो कि इससे थोड़ी सी एडवांस है, जो कि होती है क्रोमोसोम जंपिंग, गुणसूत्र का कूदना। तो ये थोड़ा और एडवांस है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार वॉकिंग होती है गुणसूत्र की, उसी प्रकार क्रोमोसोम जंपिंग भी होती है। अगर हम इस तकनीक की बात करें तो सरल भाषा में मैं आपको ये समझाऊँ कि इसमें क्या होता है। जैसे हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अगर हम चल के जाएं, तो हम कदम कदम बढ़ा के आगे अंत हमारा जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार से गुणसूत्र गमन में यदि हमको कोई किसी जीन का मानचित्रण करना है, तो एक कोने से हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हम दूसरे छोर तक पहुँच जाते हैं, और संपूर्ण गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले जीन्स को या उनके खंडों को हम एक क्रम में व्यवस्थित करके उसका एक मानचित्र तैयार कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको हर काम जो करना होगा जैसे कदम चलते हैं उस प्रकार से करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी तकनीक की बात करें, दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू कैरेक्टराइज लार्ज रीजन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे यह तकनीक गुणसूत्रों के बड़े भाग को का पता लगाने के लिए, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए, मतलब उसके अंदर उसकी लोकेशन क्या है, उसकी साइज़ क्या है, उसका मानचित्र क्या है, उसको पूरा समझने के लिए ये तकनीक काम में ली जाती है। सच फ्रेगमेंट, और ये कितने बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, 1.3 से 7 किलो बेसेस, मतलब इतने बड़े बड़े, लगभग 7000 बेस पेयर जितने बड़े फ्रेगमेंट्स। जबकि हम देखते हैं कि जो हमने पहले पढ़ी है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, इस प्रकार की फिजिकल मैपिंग मैंने आपको बताई थी, तो उसमें आपको इतना बड़े खंडों की आप रेस्ट्रिक्शन मैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के जो खंड होंगे उनको आप एक लाइन में अलाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जब जहाँ खंड बड़े हैं तो वहाँ क्रोमोसोम वॉकिंग काम में ले सकते हैं। किस प्रकार से लेंगे वो मैं आपको समझाऊँगी। So, such fragments are too long to be sequenced in a single sequence read using the chain termination method. ये जो फ्रेगमेंट्स इतने बड़े होते हैं कि इनको आप सीधा, जैसे मैंने आपको बताई थी कि डीएनए सीक्वेंसिंग की तकनीक होती है, उसके द्वारा आप इनकी सीक्वेंस का पता नहीं लगा सकते, इनकी सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। दिस मेथड वर्क्स बाय डिवाइडिंग द लॉन्ग सीक्वेंस इनटू सेवरल कॉन्सिक्यूटिव शॉर्ट वंस। इस मेथड में क्या होता है, क्योंकि आप बहुत बड़े खंड को, जैसे होता है ना, कोई काम बहुत बड़ा है तो वो काम आप अकेले आप एक बार में नहीं कर सकते, तो आप उसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके पार्ट्स में उस काम को करेंगे, तो वो काम आपसे आसानी से हो जाता है। वही बात है कि बहुत बड़ा डीएनए का खंड है तो उसको एक साथ नहीं करके स्टेप बाय स्टेप उसको हम सीक्वेंस करने की कोशिश करेंगे तो हो पाएगा। इन क्रोमोसोम वॉकिंग, वन बिगिंस विथ अ डीएनए फ्रेगमेंट that contains a known genetic marker और जीन। अब क्रोमोसोम वॉकिंग को शुरू करने का तरीका,
सबसे पहला काम ये होगा कि हमें उस पूरे गुणसूत्र में किसी एक सीक्वेंस का पता होना चाहिए जो कि नोन है। नोन मतलब जिसको हम बोलते हैं मार्कर, या तो वो कोई जेनेटिक मार्कर है या फिर कोई नोन जीन है जो कि हम जानते हैं कि वो कहाँ पाया जाता है, उसकी सीक्वेंस क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ज्ञात है। पहली बात तो ये है, जब हमको कोई नोन चीज़ पता है, जैसे समझ रहे हैं आप, किसी प्रॉब्लम का अगर आप एक छोर पकड़ लेते हैं तो उसको पकड़ के आप आगे से आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा छोर आपके हाथ में आ जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे कि अगर हमको उसकी सीक्वेंस पता है, द सीक्वेंस लोकेटेड एट वन एंड ऑफ दिस फ्रेगमेंट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ क्लोन दैट हैज़ सच DNA strand which partly overlaps the first fragment। अब देखिए, इस तकनीक को समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी, क्योंकि चित्र द्वारा ही मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर ऐसे हम थियोरेटिकली पढ़ेंगे तो इसको समझना इतना आसान नहीं होगा। तो पहले हम डायग्राम पे आते हैं। तो डायग्राम में आप देखिए, एक बहुत बड़ा DNA का खंड बताया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह है DNA का खंड। इसमें आप देख रहे हैं कि एक टारगेट DNA है, उसके अतिरिक्त ये DNA का बहुत बड़ा खंड है जिसमें एक टारगेट DNA है मध्य में, और लेफ़्ट और राइट में आप देख रहे हैं लिंक्ड फ्लैंकिंग मार्कर A एंड लिंक्ड फ्लैंकिंग मार्कर B। मैंने आपको कहा था कि हमको कोई न कोई एक मार्कर ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पे 2 मार्कर ज्ञात है, इसका मतलब मार्कर A और B की सीक्वेंस आपको ज्ञात नहीं है कि भाई क्या होगी, तो वो आप क्रोमोसोम वॉकिंग के द्वारा पता करने वाले हैं आपके इस एक्सपेरिमेंट में। बीच में टारगेट DNA कुछ भी हो सकता है, मतलब जो DNA आपको एक्चुअल में आपको पूरा DNA का पता नहीं करना है, आपको सिर्फ टारगेट DNA का ही पता करना था, लेकिन क्योंकि आपको दोनों मार्कर पता है तो उन दोनों के बीच में टारगेट DNA पता है, तो इसके हिसाब से आप इसका पता लगा लेंगे। अब पहला काम क्या होगा, एक छोर को पकड़ना। कैसे पकड़ेंगे, आपको पता है कि मार्कर A क्या है। मार्कर A का आपने क्या बनाया, उसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाई, मतलब उसका प्रोब। मैंने आपको बताया था प्रोब मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA। जैसे अगर उसकी DNA सीक्वेंस हम बोलेंगे कि A और T है, ATGCA फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हम बना देंगे कि भाई A किसके साथ में पेयर करेगा, तो हम बोलेंगे कि T के साथ पे करेगा। तो वैसे ही C किसके साथ में करेगा, G के साथ में करेगा। तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने बना दी क्योंकि हमको ज्ञात है। उसको हम कहेंगे प्रोब। फिर प्रोब की हमने करी क्लोनिंग, इसको हम नॉर्मली सब क्लोनिंग कहते हैं कि क्लोन का भी क्लोन, क्योंकि ये ऑलरेडी जो DNA का खंड है जीनोमिक लाइब्रेरी में है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ जीनोमिक लाइब्रेरी खुद एक क्लोन है, और यहाँ पे क्लोन का भी क्लोन बनाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सब क्लोनिंग। तो यहाँ पे हो गया, इसकी सब क्लोनिंग की गई। और एक आपको जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हो गया इसका प्रोब। बहुत सारे प्रोब बनाए गए, प्रोब की मल्टीपल कॉपीज़ बनाई गई, और इन प्रोब की कॉपीज़ को हमने रन किया हमारी जो जीनोमिक लाइब्रेरी है उसके ऊपर। वहाँ पे रन किया तो प्रोब कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे भी उसको जीनोम में A दिखेगा वहाँ जुड़ेगा, मार्कर A मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पे आके प्रोब आपका जुड़ गया। तो ये मान लीजिए अब इसको ये खंड आपका एक जीनोमिक लाइब्रेरी का एक खंड है, ये वाला। यहाँ पे आके प्रोब जुड़ गया, हम देख रहे हैं। और उसके बाद में आपको इस प्रोब की वजह से एक खंड मिल गया, आपको एक कम से कम एक हिस्सा शुरू हुआ, आपने एक खंड ढूंढा जिसके अंदर की मार्कर A है। अब आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर खंड का जो एंड होगा, मतलब ये जो ब्लैक कलर वाला पार्ट है, इसकी सीक्वेंसिंग करके इसका प्रोब बनाएंगे। एक छोर से आपने दूसरा छोर पकड़ा, पहले आपने एक प्रोब से एक खंड निकाला, उस खंड के दूसरे छोर की आपने क्लोनिंग करी और इसका आपने प्रोब बनाया। अब इस प्रोब को पुनः आप लाइब्रेरी में रन करेंगे और फिर आपको एक दूसरा खंड प्राप्त होगा जो कि होगा ये सेकंड खंड। इसको प्राप्त करने के बाद में वापस वही प्रोसेस चलेगी। अब क्या करेंगे, इस खंड का भी जो अंतिम छोर है इसकी आप करेंगे सीक्वेंसिंग और इसका प्रोब बनाएंगे, ये रहा। इसका प्रोब बना के फिर इस नेक्स्ट प्रोब को आप फिर से जीनोमिक लाइब्रेरी में रन करेंगे और इस प्रकार से आपको एक अन्य खंड प्राप्त होगा जिसमें कि टारगेट DNA भी का पार्ट भी रहेगा। ऐसे आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हम एक छोर से शुरू होके दूसरे स्टेप पे आ रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे आ रहे हैं, तीसरे चौथे पे आ रहे हैं, और ऐसे जब तक हम मार्कर B तक पहुंचते हैं लास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि मार्कर B इसका एंडिंग पॉइंट है। मार्कर B अगर आपको डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब आपने सीक्वेंसिंग जो आपका जो क्रम है, गुणसूत्र का मानचित्र है, वो आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो बहुत सरल तरीके से मैंने आपको बताया। वापस रिपीट करते हैं एक बार कि हमने सबसे पहले एक टारगेट DNA लिया, जो कि एक DNA का टुकड़ा है। टारगेट DNA कहाँ है, एक DNA के खंड में है,
वो डीएनए का खंड साइज़ में काफ़ी बड़ा है, 1.3 से लेके 7 किलो बेस पेयर तक है। इसकी हम नॉर्मल सीक्वेंसिंग पूरे खंड की एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। इसकी रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और हम इसकी मैपिंग करना चाहते हैं या फिर टारगेट जीन को लोकेट करना चाहते हैं कि गुणसूत्र में यह कहाँ व्यवस्थित है। तो उसके लिए हमने शुरुआत करी एक कोने से। इस पूरे डीएनए के खंड में हमने ढूंढा एक मार्कर जीन। मार्कर मतलब जिसकी सीक्वेंस हमको पता है ऑलरेडी। उसकी सीक्वेंस का पता होने के कारण हमने उसका प्रोब बनाया। प्रोब मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वो तैयार करी। उस प्रोब की हमने क्या करी, मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करी। किसी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ हम कैसे तैयार कर सकते हैं, पीसीआर के द्वारा कर सकते हैं ऑफकोर्स, या फिर हम उसकी क्लोनिंग करके कर सकते हैं। तो यहाँ हमने उसकी क्लोनिंग करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करी। उस प्रोब को हमने जीनोमिक लाइब्रेरी पे रन किया, मतलब जहाँ बहुत सारे डीएनए के खंड थे जीनोमिक लाइब्रेरी में, वहाँ पे हमने उस प्रोब को छोड़ा। वो प्रोब जाके कहाँ हाइब्रिडाइज होगा या संकरित होगा, जहाँ उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको एक खंड मिला जिसमें कि वो एक प्रोब है, जिससे प्रोब हाइब्रिडाइज हो रहा है। अब प्रोब आप कैसे पहचान पाएंगे कि प्रोब कहाँ हाइब्रिडाइज हुआ है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोब में ऐसी कुछ डिटेक्टर होते हैं कि वह कुछ ऐसा कलर शो करेगा या फ्लोरेसेंस शो करेगा या कुछ ऐसी चीज़ दिखाएगा कि आप डिटेक्ट कर लेंगे कि इस पूरी जीनोमिक लाइब्रेरी में, जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, इकोलाई की कॉलोनी है एक तरीके से। बैक्टीरिया के अंदर क्या है, आपका डिज़ायर्ड जीन है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, साथ में आपका जीन भी ग्रो कर रहा है। तो वहाँ पे जाके डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे हमारा वो जहाँ प्रोब यहाँ हाइब्रिडाइज हो रहा है। अब आपने उस जीन को आइसोलेट किया, उस जीन से फिर उस जीन के एंड को, जो हम बोल रहे हैं अंतिम छोर को, आपने सीक्वेंस किया। सीक्वेंस करके उसका क्लोन तैयार किया। उसके क्लोन को फिर आपने प्रोब की तरह काम में लिया और वापस जीनोमिक लाइब्रेरी पे रन किया। आपने डीएनए का अन्य टुकड़ा ढूंढा उस प्रोब के द्वारा, अन्य टुकड़े के अंतिम छोर को फिर से आपने क्लोन किया और उस क्लोन से फिर से आपने प्रोब बनाया और उसको आपने फिर से जीनोमिक लाइब्रेरी पे रन करके इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम आगे बढ़ते हुए आपने पूरे डीएनए की सीक्वेंस का पता लगा लिया, कहाँ से, मार्कर ए से मार्कर बी तक। तो इससे तकनीक को अब आप समझ पा रहे हैं कि इसे हम क्रोमोसोम वॉकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि कदम आप सीधे जंप नहीं कर रहे हैं कि आप एक छोर से नेक्स्ट छोर पे अचानक से नहीं पहुंच गए। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग। तो मुझे आशा है कि आप इसको इस डायग्राम द्वारा समझ पाए हैं, क्योंकि इस डायग्राम द्वारा ही आप समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। सो नीचे अगर हम कैप्शन देखें तो इट इज़ अ स्कीमेटिक क्रोमोसोम वॉकिंग बाय क्लोन टू क्लोन हाइब्रिडाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोन टू क्लोन। एक क्लोन बना, उसको हाइब्रिडाइज किया, दूसरा क्लोन बनाया, उसको हाइब्रिडाइज किया। तो ये है क्लोन टू क्लोन हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस चार्ट the starting point is a flanking marker A and a मोनोडायरेक्शनल क्रोमोसोम वॉक। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम कहाँ चल रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक दिशीय या मोनोडायरेक्शनल। इज शोन बाय यूजिंग एंड फ्रेगमेंट्स एज हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स फॉर स्क्रीनिंग अ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। मैंने आपको समझा दिया ये चीज़। अब ये चीज़ हमने स्टेप्स में और आगे बताई है। सो अगर अपन इसका तीसरा बिंदु देखें, द सीक्वेंस लोकेटेड एट वन एंड ऑफ दिस फ्रेगमेंट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ क्लोन। एक कोने की सीक्वेंस को हमने पहले आइडेंटिफाई किया, एक क्लोन को, दैट हैज़ सच डीएनए स्ट्रैंड विच पार्शली ओवरलैप्स द फर्स्ट फ्रेगमेंट। यही सब चीज़ हम बता चुके हैं ऑलरेडी। नाउ द अदर एंड ऑफ दिस न्यू डीएनए फ्रेगमेंट इज़ यूज्ड एज प्रोब। एक डीएनए का खंड पकड़ा, उसके सिरे को या उसके एंड को हमने एज अ प्रोब काम में लिया। फिर उस प्रोब से हमने दूसरा डीएनए का खंड पकड़ा, उसके एंड को हमने प्रोब काम में लिया। इन दिस वे वन कंटिन्यूज़ टू मूव स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से वो कोई भी जो आपका टारगेट जीन है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँच पाएंगे और उसको भी लोकेट कर पाएंगे। अगर हम टेक्निकल इसके स्टेप्स देखें तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट। जिस डीएनए फ्रेगमेंट में हमारा टारगेट डीएनए है या नोन डीएनए है, उसको हम आइसोलेट करेंगे। साथ ही इसमें मार्कर भी होना चाहिए, क्योंकि मार्कर के बिना आप इसका एक छोर का पता नहीं लगा पाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द सेलेक्टेड फ्रेगमेंट एंड सब क्लोनिंग द एंड रीजन ऑफ फ्रेगमेंट टू यूज़ एज अ प्रोब। मार्कर जो आप मार्कर में आप रेस्ट्रिक्शन वाला मार्कर भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक प्रोब तैयार किया, इसका मतलब यही है। तो इसको हाइब्रिडाइजेशन किया,
हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद में आपने नेक्स्ट फ्रेगमेंट प्राप्त किया। नेक्स्ट फ्रेगमेंट्स को फिर से आपने उससे प्रोब तैयार किया। प्रिपरेशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द फ्रेगमेंट 1 एंड सब क्लोनिंग ऑफ द एंड रीजन ऑफ फ्रेगमेंट 1 टू यूज एज प्रोब फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो फ्रेगमेंट 1 हमको मिला था उसके एंड की हमने क्या की, एंड रीजन की हमने सब क्लोनिंग करी और उससे हमको जो प्रोब प्राप्त हुआ उस प्रोब को हमने नेक्स्ट ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट को प्राप्त करने के लिए यूज़ किया। फिर नेक्स्ट से हमको सेकंड फ्रेगमेंट प्राप्त हुआ। सेकंड फ्रेगमेंट से हमको वापस फिर तीसरा प्रोब प्राप्त हुआ। फिर तीसरे से हमको तीसरा फ्रेगमेंट प्राप्त हुआ। तो ऐसे हम नेक्स्ट आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, किसमें, जीनोमिक लाइब्रेरी को के ऊपर रन करके क्रोमोसोम वॉकिंग कराएंगे। इसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, फाइनली हमको एक फिज़िकल मैप प्राप्त हो गया, जहाँ भौतिक मानचित्र प्राप्त हो गया गुणसूत्र का, जिसमें कि हम किसी टारगेट जीन की लोकेशन पता कर सकते हैं। अगर इसका हम एक डायग्राम और देखें तो ये एक क्रोमोसोमल डीएनए दे रखा है जो कि लगभग 60,000 बेस पेयर लेंथ का है, हम देख रहे हैं। अब इसमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ ना आपको कि पूरे क्रोमोसोम में वो जीन कहाँ पाया जाता है वो हमको पता करना है। तो ये जो रेड कलर का आपको दे रखा है वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक जो इसका क्लोन बनाया पहले फ्रेगमेंट का, जो हमको ग्रीन कलर का फ्रेगमेंट है वो हमें ज्ञात है कि वो क्या है, उसकी सीक्वेंस हमें पता है, वो मार्कर डीएनए है। तो हमने उसकी क्लोनिंग करी। क्लोनिंग कहाँ करी, ये लैम्डा डीएनए दे रखा है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि लैम्डा डीएनए जो कि होता है बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, और बैक्टीरियोफेज एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज में स्टार्टिंग अ लैम्डा क्लोन फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी, हमने एक फ्रेगमेंट की क्लोनिंग करी। उस फ्रेगमेंट की क्लोनिंग करके उसके एंड को हमने एज अ प्रोब काम में लिया। उस प्रोब को हमने फिर अन्य फ्रेगमेंट का पता लगाने में काम में लिया। तो हमको इस प्रोब से जो अन्य फ्रेगमेंट है, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट जो कि पीच कलर का है, वो हमको मिल गया। उस अन्य फ्रेगमेंट के एंड से हमने फिर से एक प्रोब बनाया, ऑब्टेन न्यू प्रोब फ्रेगमेंट। तो ये जो आपको दिख रहा है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लोनिंग करते करते हम जो बोलते हैं ना क्लोन बाय क्लोन मेथड, क्लोन टू क्लोन मेथड, तो ये सब ये चल रहा है कि एक क्लोन से दूसरा क्लोन हम प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ से फिर हम पीच से हम ग्रीन में पहुँचे, ग्रीन से हम पर्पल में पहुँचे, और पर्पल में ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्लोन कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमको फाइनली जो चाहिए था वो ये है कि हम ये एक ऐसा क्लोन चाहते थे जिसमें कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल जाए। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसका पर्पज़ क्या है, क्रोमोसोम वॉकिंग के फ़ायदे क्या हैं, तो हम पहला फ़ायदा तो ये बोलेंगे कि हम इसका एक बहुत बड़े खंड का फिज़िकल मैप तैयार कर सकते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग के द्वारा, भौतिक मानचित्र तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि किसी पूरे बड़े क्रोमोसोम में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वह जीन कहाँ पाया जाता है, किस लोकस पे व्यवस्थित है, वो हम क्रोमोसोम वॉकिंग के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो कई बीमारियों के डिटेक्शन में कई ऐसी SNPs होते हैं, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, उसको डिटेक्ट करने में तो कई जगह हम इस क्रोमोसोम वॉकिंग तकनीक को काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको गुणसूत्र गमन या क्रोमोसोम वॉकिंग पढ़ाया है। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि ये बहुत नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इस प्रकार से यूनिट हमारी ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, इसमें इतना समझने का नहीं रहेगा। जो अब तक मैंने पढ़ाया उसमें समझने की बहुत सारी चीज़ें थी, तो इससे आप सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं, अभी तक हम 13 लेक्चर चल रहा है, तो हमारे जो 13 लेक्चर हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इससे आपको आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जैव प्रौद्योगिकी को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या आनुवांशिक रूपांतरण। नाम ही बता रहा है कि इसकी आनुवांशिकता में कुछ रूपांतरण कर दिया जाए, मतलब जो वास्तविकता में उसके जीन्स में कुछ नए जीन ऐड कर दिए जाएँ तो उसको कहते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट टर्न पे इसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।